नमस्कार भाइयों बहनों, प्रज्ञा संगीतांजलि की ओर से मैं सत्येंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के विषय में थोड़ी चर्चा की है और उसमें जहां तक मुझे ध्यान है कि राष्ट्रपति बन गए हैं, उसमें राष्ट्रपति बने और वहाँ पर उनके सूट की मैंने चर्चा की कि कैसे सूट उन्होंने सिलवाया और कैसे टाई पहनना पसंद नहीं करते थे या मिसाइल मैन कहलाना पसंद नहीं, वो हिज एक्सीलेंसी या महामहिम, ये सब शब्द उनको ज़्यादा पसंद नहीं थे। कारण केवल ये था कि वो इतने महान होते हुए भी अपने में ये महसूस करते कि मैं आज भी एक कॉमन मैन हूँ। उनका इस पार्ट में, जो पार्ट 2 में बोल रहा हूँ, इसमें मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के गुणों के बारे में ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा कि वो किस तरह के मनुष्य, किस तरह के व्यक्ति थे। आदमी को जीवन में थोड़ी सी सफलता मिल जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है, और लेकिन वो इतने बड़े होते हुए भी छोटे से छोटे व्यक्ति का ध्यान रखते थे। छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति उनके दिल में दया थी, करुणा थी, प्रेम था, जो बड़े बड़े साधु संतों को बड़ी तपस्या के बाद मिलता है, वो उनमें स्वाभाविक रूप से था। और इतना बड़ा व्यक्तित्व होते हुए भी, इतना महान आदमी होते हुए भी, बिल्कुल भी उनको ये कि मुझे बड़ा कहा जाए, ये सब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। एक जब टर्म उनका ख़त्म हो गया राष्ट्रपति का, तो दूसरे टर्म के लिए भी कुछ लोगों ने उनको कहा कि आप लड़िए, लेकिन उन्होंने देखा कि सारे जो विरोधी दल के सारे नेता थे वो एक मत नहीं थे इस सब, तो उन्होंने चुनाव फिर नहीं लड़ा। उन्होंने कहा मुझे एक स्वर से सब कहेंगे तो मैं बनूंगा, नहीं तो नहीं, एक भी विरोधी होगा तो मुझे नहीं बनना, और उन्होंने त्याग दिया। अब मैं आपको देखिए, सच बात तो यह है कि जो बच्चे हों या जिनको आगे पढ़ाई लिखाई में इसका काम है कंप्लीट, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी लिखवा बोलूँगा, आप पेन और कागज़ लेके बैठिए, उसको नोट करिए, या वीडियो बाद में सुन के धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने ये तो सब मिसाइल बनाई, सैटेलाइट तैयार किए, एटॉमिक बम बनाने में पूरा सहयोग था, ये सब तो था ही। उन्होंने कहाँ कहाँ कितने कितने जगह काम किया, कितने लोगों ने उनको पुरस्कृत किया, उन्होंने कितनी किताबें लिखी, इसका पूरा ब्यौरा है। इतना व्यस्त जीवन होते हुए भी उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जो कि पढ़ने लायक हैं, और उन्हीं सबको पढ़ करके, समझ करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनके बारे में बता दूं। पहली जो किताब लिखी, इंडिया 2020, दूसरी किताब लिखी ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, तीसरी किताब लिखी विंग ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, चौथी किताब लिखी ईगल माइंड एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडिया, पांचवी किताब लिखी मिशन इंडिया इनडोमिटेबल स्पिरिट। इस तरह से 5 बड़ी किताबें हैं, और उनके महान योगदान के लिए 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन सब पुरस्कारों से अलंकृत किया है। 27 जुलाई पद्म भूषण उनको 1981 में मिला है, पद्म विभूषण 1990 में मिला है, 1994 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर विशिष्ट फेलो बनाए गए का मिला है, और 1997 में भारत रत्न। 1997 में ही राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार उनको मिला। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया।
2000 में चेन्नई के अल्बर्ट रिसर्च सेंटर ने रामानुजम पुरस्कार दिया। तो 98 में वीर सावरकर पुरस्कार दिया भारत सरकार ने। 2000 में चेन्नई के अल्बर्ट रिसर्च सेंटर ने रामानुजम पुरस्कार दिया। 2007 में साइंस की मानद डॉक्टरेट मिली। ये किसने दिया? वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी ब्रिटेन, इनके द्वारा। सन 2007 में उन्हें चार्ल्स मेडल ऑफ द रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग दिया गया 2008 में। किसने दिया? नानयांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिंगापुर। 2009 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए से इंटरनेशनल कार्मन वॉन विंग्स अवार्ड दिया गया। देखिए एक आदमी को कितने अवार्ड जीवन में मिले हैं। 1909 में उन्हें हूवर मेडल मिला जो अमेरिका द्वारा उन्हें दिया गया। 2009 में उन्हें ऑकलैंड विश्वविद्यालय द्वारा ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया गया। 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बाई वाटरलू यूनिवर्सिटी द्वारा इनको दिया गया। 2011 में उन्हें IEEE द्वारा IEEE की सदस्यता मिली। 2012 में डॉक्टर ऑफ लॉ फ्रॉम साइमन फ्रेसर यूनिवर्सिटी से द्वारा दिया गया। 2014 में ब्रिटेन ऑफ यूनिवर्सिटी ईडनबर्ग अवार्ड दिया गया। उसने इनको अवार्डेड किया डॉक्टर ऑफ साइंस अवार्ड देकर। डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड उसने दिया ईडनबर्ग यूनिवर्सिटी ने। आप देखिए कितने सारे पुरस्कार उनको मिले और इतने व्यस्त जीवन में भी उन्होंने 5 किताबें लिख दी। ये देखिए ये विलक्षण आदमी थे कि नहीं थे। और सुनिए कहाँ कहाँ काम किया। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर जैसे संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में रहे। एयर स्पेस इंजीनियरिंग में प्रोफेसर रहे। IIT हैदराबाद एंड बनारस यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ाया। वे देश के युवाओं की शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने व्हाट कैन आई गिव की शुरुआत भी की थी, जिसका उद्देश्य था कि किसी तरह से देश में बच्चे अच्छा से अच्छा पढ़े और भ्रष्टाचार से मुक्त हो देश, इसकी भी थी। उन्हें यूथ आइकॉन पुरस्कार भी 2 बार दिया गया। एक फिल्म भी बनी थी 2011 में जो उन्हीं के ऊपर बनाई गई थी। तो ये सारे तो उनके काम कार्य क्षेत्र थे। अब उसके बाद कुछ प्रेरक प्रसंग हैं, उनको मैं बताता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। कहाँ गया प्रेरक प्रसंग? प्रेरक प्रसंग में एक तो प्रेरक प्रसंग है, जब वो DRDO में थे तो एक बार ऐसा हुआ उनके कर्मचारी ने उनसे छुट्टी मांगी। जब छुट्टी मांगी तो उनका किस लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको बच्चों को शाम को मेला दिखाने जाना है, प्रदर्शनी दिखाने जाना, कोई एग्जीबिशन दिखाने जाना है। और आप जानते हैं कि जो लोग साइंस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं दिन रात, उनके पास समय नहीं है, वो अपने बीवी बच्चों को भी समय नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा ही उसके साथ भी था। तो उसने तो इसलिए इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दिन में काम करो, शाम को चले जाना और अपने बच्चों को एग्जीबिशन दिखा लेना। लेकिन वो आदमी काम में इतना मशगूल हो गया कि वो खुद ही भूल गया
कि हमको जाना है बच्चों को लेके। तो कलाम साहब ने देखा कि ये आदमी जा नहीं रहा, तो उन्होंने उसके काम को डिस्टर्ब नहीं किया, खुद ही उसके घर चले गए और उनके बच्चों को लेके प्रदर्शनी दिखा लाए। जब वो कर्मचारी रात में घर पहुंचा तो उसके बच्चों ने, बीवी ने बताया कि कलाम साहब खुद आए थे और हम उनके साथ देख आए हैं। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। ये था उनका कर्मचारियों के लिए अपनापन, कि जो काम कर्मचारी नहीं कर सका उसको इन्होंने करके दिखाया। एक बार ऐसा था डीआरडीओ में कि दीवार, बाउंड्री वाल बन रही थी, तो ऊपर जो है सुरक्षा के कारणों से शीशे लगा दिए जाते हैं। तो जाहिर है कि वहाँ का जो ठेकेदार था वो शीशे लगाने जा रहा था, इन्होंने मना किया, कहा शीशे मत लगाना। उसने कहा क्यों साहब? उन्होंने कहा कि चिड़िया पक्षी इस पर बैठेंगे तो घायल हो जाएंगे। अब आप देखिए उनकी संवेदना देखिए चिड़ियों के प्रति, पक्षियों के प्रति, कि शीशा नहीं लगवाने दे रहे हैं। एक बार जब वो राष्ट्रपति थे तो केरल में त्रिवेंद्रम गए थे, वहाँ कोई किसी विषय पर उनको भाषण देना था, और वहाँ पर कुछ लोगों को, 2 लोगों को इनको बुलाने का अधिकार था कि बुला सकते हैं। वो जो 2 लोग इन्होंने बुलाए बड़े भारी वीवीआईपी नहीं थे। एक चाय वाला था जहाँ वो पहले अपने चाय पिया करते थे, और एक मोची था जिससे अपने जूते में पॉलिश कराते थे या जूते की मरम्मत कराते थे। तो उनका जो गेस्ट थे वो एक मोची था और एक चाय वाला था। आप ये देखिए कि एक आदमी जब साधारण आदमी था तो चाय पीता था, बाहर लोग चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, जूते में पॉलिश भी कराते हैं। राष्ट्रपति हो गए तो उनको याद रहा कि देखो वो 2 लोगों ने वो भी हमारे मित्र हैं, हमारी सेवा की है, उनको याद रखा। ये बड़प्पन देखिए, वरना आदमी कहाँ याद रखता है छोटे छोटे लोगों को इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद। उसके बाद आईआईटी बीएचयू में एक समारोह हो रहा था, तो समारोह में कलाम साहब बुलाए गए थे, इनको चीफ गेस्ट बनाया गया। तो जाहिर है चीफ गेस्ट के लिए एक बड़ी स्पेशल कुर्सी लगाई गई मंच पर। तो इन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये स्पेशल कुर्सी नहीं चलेगी, जैसे सबकी कुर्सी वैसे मेरी कुर्सी, या फिर वाइस चांसलर साहब यहाँ के जो हैं बड़े हैं वो यहाँ बैठे, वो ठीक रहेगा। वाइस चांसलर ने देखा कि अरे कलाम साहब के सामने मैं बड़ी कुर्सी पर बैठूं, तो वो भी तैयार नहीं हुए। अंत में आयोजकों को कुर्सी हटानी पड़ी और एक साधारण कुर्सी डालनी पड़ी। वो बड़े होते हुए भी बड़े शो नहीं करना चाहते कि मैं बड़ा हूँ, ना उस तरह का सम्मान पाने के बहुत इच्छुक रहते थे। फिर भी सम्मान उनके पीछे पीछे चलता था, पुरस्कार लेके लोग पीछे पीछे चलते थे विश्वविद्यालय के, साहब हम आपको पुरस्कार देना चाहते हैं, हम आपको डॉक्टरेट देना चाहते हैं। लोग तो पुरस्कार लेने के लिए न मालूम कितनी कितनी कोशिशें करते हैं, वो पुरस्कार उनके पीछे, सम्मान उनके पीछे पीछे चलता था। एक और बड़ा काम उन्होंने किया, राष्ट्रपति पद से जब हटे तो उन्होंने सारी कमाई अपनी, यहाँ तक के अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज भी राष्ट्र को दान कर दिया था। लोगों ने उनसे पूछा कि साहब आपने तो सब धन धान्य दान कर दिया, आपका अगला जीवन कैसे सेध, आप राष्ट्रपति हमेशा थोड़ी रहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं राष्ट्रपति पद से रिटायर होऊंगा तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मुझको खिलाना पहनाना, और मुझको तो वो सरकार करेगी मेरे जीवन भर, तो मुझको इस सब धन का करना क्या है? ये राष्ट्र के किसी के काम आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको लेके थोड़े जाऊंगा यहाँ से, दुनिया से, तो मैं इसका क्या करूं? मुझको तो सरकार खिलाएगी है ही है। इस तरह से उन्होंने अपना सारा धन दान कर दिया। आजकल की स्थिति क्या है? देश ही को लूट लें, समझ लीजिए। एक वो है, उन्होंने अपना सारा धन सब दान करके चले गए। ये है कलाम साहब। एक बार की घटना है कि जब वो राष्ट्रपति थे तो वो मुगल गार्डन है वहाँ पर एक, तो मुगल गार्डन में रोज टहलते थे, नमाज वमाज पढ़ने के बाद टहलते थे। तो जब टहलते थे तो वहाँ एक मोर पला हुआ था,
और मोर बीमार था, बहुत तकलीफ में था, मुंह नहीं खोल पा रहा था बहुत। तो इन्होंने देखा उसको, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया और कहा कि भाई ऐसा जरा देखो इस मोर को क्या तकलीफ है। उन्होंने देखा तो उसके मोर के मुंह में एक ट्यूमर था और वो बहुत दर्द में तकलीफ से था और बोल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने फौरन उसकी व्यवस्था कहा इसका ऑपरेशन करो, और उसको फिर आईसीयू में रखा गया और उस मोर का ऑपरेशन किया गया। और जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तब उसको जो है वो फिर मुगल गार्डन में उन्होंने छोड़ दिया। आप ये देखिए, मनुष्य छोड़ो, पक्षियों के लिए, हर जीव जंतु के लिए उनके दिल में करुणा थी, किसी का भी दुख देख नहीं सकते थे। वहीं पर एक वॉचमैन था, चौकीदार, तो उसका वॉचमैन था, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया आयोजकों ने, उसके कमरे में पंखा नहीं था। इन्होंने देखा कि अरे वो तो गर्मी है और पंखा नहीं है उसके, तो फौरन उसके पंखा लगवाया और सारी बहुत सी व्यवस्थाएं कराई उसके जीवन के लिए जो आवश्यक थी, सब चीज़ें। उससे भी बड़ी एक अजीब सी घटना वहाँ होती है। हर साल का नियम था कि इफ्तार पार्टी, रोज़ा के बाद इफ्तार पार्टी दी जाती है मुसलमानों में। तो मुसलमान थे ही, इफ्तार पार्टी जो है, वैसे भी हिंदू भी राष्ट्रपति हो तो भी इफ्तार पार्टी दी जाती थी। मुसलमान सब मौलानाओं को बुलाया जाता था, ये नियम था। तो उस साल भी बुलाया जाना था। तो उन्होंने अपने पीए को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये बताओ भाई कि हम लोग इफ्तार पार्टी यहाँ राष्ट्रपति भवन में क्यों देते हैं? यहाँ जो लोग खाने के लिए आते हैं वो तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति हैं, खाते पीते लोग हैं, उनको कोई ज़रूरत तो है नहीं, ये बेमतलब इतना पैसा उन पर हम लोग खर्च करते हैं। उन्होंने कहा पता लगाओ कार्यालय से कि कितना खर्चा होता है। तो लोगों ने कहा साहब 2.5 लाख रुपया। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो 2.5 लाख रुपए जो है ऐसा करो, 2.5 लाख या 3.5 लाख ऐसे ही कुछ बताया था। तो उसको उन्होंने कहा कि ये सब अनाथालयों में पैसा ये खर्च करो, अनाथालय के बच्चों में उनके भोजन वस्त्र के लिए या उनके काम के लिए खर्च करो। तो वो जो है खर्च कर दिया गया, उनके कहने के इफ्तार पार्टी नहीं दी गई। फिर उन्होंने फिर बुलाया, कहा कि ये तो भाई सरकारी पैसा था, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो 1 लाख रुपया उन्होंने चेक अपने पास से दिया और उन्होंने कहा लिए ये भी ले जाओ, वहीं खर्च करो। इस तरह से उन्होंने इफ्तार पार्टी से ज़्यादा महत्व उन बच्चों को दिया जो बेचारे अनाथ थे। ईमानदार इतने थे कि अपने राष्ट्रपति काल रहते हुए उन्होंने अपने किसी को ये नहीं कहते थे कि आओ राष्ट्रपति भवन। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई का एक भतीजा था जो उस समय कहीं दिल्ली में काम करता था या पढ़ रहा था, तो वो दिल्ली में किराए का मकान लेके अलग वहाँ रहता था। कलाम साहब राष्ट्रपति थे और उनका भाई का पोता शायद उसका नाम भी शमसुद्दीन था, तो वो किराए का मकान लेके दिल्ली में रहता था। अब आप सोच लीजिए कि जिसके बाबा दादा जो है राष्ट्रपति हों, वो किराए का मकान लेके रहे, इतनी ईमानदारी थी। एक बार उनके बड़े भाई और उनकी भाभी और उनकी ये लोग जो है हज करने गए, तो वहाँ पर वहाँ के राजदूत ने जाना करे ये तो कलाम साहब के भाई हैं या उनका परिवार है, तो उसने फ़ोन किया कि साहब इनको हम विशेष सुविधाएं दें यहाँ। उन्होंने कहा कोई विशेष सुविधा मत दीजिए, बस उनको अच्छे से उनका हज हो जाए इसमें मदद करिए बस, बाकी जैसे सब लोग हैं ऐसे ही उनको, राष्ट्रपति के भाई है ये ना सोचिए, ऐसे आदमी थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि करीब 50-52 लोग उनके यहाँ, भाई राष्ट्रपति थे, सब आना चाहते थे, तो उन्होंने बुलवा लिया और उन लोग कुछ 2-3 दिन 4 दिन कुछ दिन रहे वो लोग वहाँ राष्ट्रपति भवन में। तो उनके आने जाने का किराया और वहीं से वो अजमेर मतलब दर्शन करने गए। तो बाद में जब ये सब जब वो लोग चले गए तो उन्होंने कार्यालय को बुलाया और कहा कि भाई बताओ इन लोगों पे कितना खर्चा हुआ। तो उसने जोड़ जाड़ के बताया कि साहब 3.5 लाख रुपया करीब खर्चा, 3,52,000 ऐसे ही कुछ खर्चा बताया कि खर्च हुआ है।
तो इन्होंने 3,52,000 का चेक काट करके दे दिया, कहा कि ये तो मेरे व्यक्तिगत मेहमान थे, कोई सरकारी मेहमान थोड़ी थे। तो इसलिए उन्होंने उनको दिया और कहा कि जाओ इसको जमा कर दो। वो जमा हो गया। ऐसे इतनी ईमानदार और इतना ऐसा आदमी कहाँ पाया जाता है। एक और घटना का वर्णन कर देते हैं कि जब वो शिलांग में उनको एक मीटिंग में बोलना था और उस शिलांग में जब बोलने के लिए उनको जाना था तो वो जा रहे थे, तो वहाँ एक अजीब सी घटना घटी। वहाँ ये हुई कि उनके, क्या नाम है उनका, एक सेकेंड, कि शिलांग में जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो वो ऐसा था कि 2.5 घंटे का प्लेन से उतरने के बाद करीब 2.5 घंटे की बाई कार जर्नी थी। तो चूँकि अब उस समय ये राष्ट्रपति नहीं रह गए थे, लेकिन राष्ट्रपति पद खत्म हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वो एजुकेशन की फील्ड में उतर गए और उन्होंने सेवा करना बंद नहीं किया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके तब भी लेक्चर दिया करते थे। उसी संदर्भ में एक बार शिलांग में उनको बुलाया गया, तो सब शिलांग में जा रहे थे। तो रास्ते में उनको भाई विशेष सुरक्षा तो प्रदान की गई थी सरकारी तौर से। तो 2-3 गाड़ियां आगे, 2-3 गाड़ियां पीछे, बीच में कलाम साहब चल रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि एक सिपाही, एक गार्ड जो था, वो 3-4 गाड़ियों के आगे वो बंदूक लेके लगातार खड़ा रहा 2.5 घंटे तक। तो जब खड़े खड़े 1 घंटा बीत गया तो इन्होंने अपने पीए से कहा कि भाई ऐसा है कि ये सिपाही खड़ा क्यों है। कहा साहब उसकी ड्यूटी है खड़े होना, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा, चारों तरफ निगाह रखे हुए। अरे कहीं थक जाएगा बेचारा, वो आदमी है, थक जाएगा, तो आप उसको बोलिए, वायरलेस पे बोलिए कि बैठ जाए। तो पीए ने वायरलेस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगा वायरलेस, तो वो कंटिन्यूअस 2.5 घंटे खड़ा रहा। जब ये शिलांग पहुंच गया तो फिर फौरन उसको उन्होंने बुलाया कमरे में और कहा कि भाई आपको मेरी वजह से 2.5 घंटे खड़े रहना पड़ा, मुझे माफ़ करना, आपको बहुत तकलीफ हुई। अब आप सोचिए, इतना बड़ा आदमी राष्ट्रपति रह चुका था और वो एक छोटे से सिपाही से कहता है माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको 2.5 घंटे खड़ा रहना पड़ा। आप बताइए आप क्या खाएंगे, मैं आपकी कैसे क्या सेवा कर सकता हूँ। वो तो दंग रह गया और उसने कहा कि अरे साहब, आपके लिए तो मैं 6 घंटे क्या, सारा दिन 6 दिन खड़ा रह सकता हूँ, मतलब 2.5 घंटे क्या 2.5 दिन खड़ा रह सकता हूँ। और आपने इतना पूछ लिया, मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया महाराज, आपने ऐसा पूछा, ऐसा कौन पूछता है। तो इस तरह के थे कलाम साहब, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर एक कविता लिखी थी, देखिए मैं ढूंढ रहा हूँ। कहाँ चली गई यार, ये है। हाँ, तो उनके पीए ने ये बताया, एक किताब लिखी है, वो एक किताब लिखी है, उसमें लिखा लास्ट 8 आवर्स ऑफ कलाम साहब पर किताब लिखी है आखिरी। सृजनपाल सिंह उनके पीए थे, उन्होंने ये सब कहानी लिखी है, बताई है कि किस किस तरीके से 27 जुलाई को दिल्ली से गुवाहाटी उड़ान हुई और उसके बाद वहाँ से फिर गुवाहाटी से शिलांग, वो 2.5 घंटे की जर्नी थी, वो घटना हुई थी। रास्ते में कलाम साहब ने, पीए साहब कहते हैं कि
हमसे दो विषयों पर बहुत बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक तो उस समय पंजाब में बहुत हमले हो रहे थे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, उस पर थोड़ा चिंतित थे। दूसरा, ये संसद में जो हंगामा होता है, एमपी जो लोग करते हैं, विरोधी दल हमेशा अक्सर हंगामा करता है, तो उस पर बहुत चिंतित थे कि इससे बड़ा देश का नुकसान होता है। ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जिससे कि ये हंगामा बंद हो जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा समझ में तो मेरे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये कि हम वहाँ के विद्यार्थियों को जहाँ जा रहे हैं ये टारगेट देंगे कि तुम लोग सोच के बताओ कि क्या तरीका हो सकता है। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई क्योंकि कलाम साहब पहले ही डेथ हो गई थी उनकी। कलाम साहब एक चीज़ से और बहुत चिंतित रहते थे कि ये धरती पर प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। उनका कहना था कि आदमी सोचता नहीं है, 30 साल के बाद उनका कहना था कि धरती रहने लायक ही नहीं रह जाएगी। 30 साल के बाद इस धरती पर मनुष्य या जीव जंतु के रहने लायक धरती नहीं रह जाएगी। वो इतना चिंतित थे। तो उन्होंने उसी पर एक कविता लिखी थी कि देखो धरती की जगमग देखो, पूछो किरणों से इसका कैसा नाता। देखो धरती की जगमग देखो, पूछो किरणों से इसका कैसा नाता। कुछ मीठा सा छू जाता है, एक जवाब वहीं से आता है। नहीं सिर्फ ये महज रोशनी, यही ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है। यहाँ ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है, सेवा का प्रकाश यहाँ आंखें चुधी आता है। शांति से रोशन है जो वही तो धरती माता है। कहा सेवा का प्रकाश यहाँ आंखें चुंधी आता है, सेवा का प्रकाश शांति से रोशन है, शांति से रोशन है जो वही तो धरती माता है। ये उनकी कविता एक समझ लीजिए, जल्दी किसी के पास जल्दी मिलेगी नहीं। वो कविता तो करते नहीं थे, कोई कवि थोड़ी थे, लेकिन मन का भाव है, लिख दिया उन्होंने। ये दुखी रहते थे कि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस तरह के थे हमारे कलाम साहब। जब ये वहाँ बोलने के लिए शिलांग में खड़े हुए तो मुश्किल से 2-4 मिनट ही बोल पाए होंगे कि अचानक उनके पैर लड़खड़ाए और उनको हार्ट अटैक हो गया। वो गिर गए। गार्ड भी दौड़ा, पीए साहब भी दौड़े और भी बहुत लोग भागे और उठाया गया, ले गए। लेकिन यह है कि वहीं उनका ऑन स्पॉट ही उनका देहांत हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया, लोग हिल गए। इतना महान व्यक्तित्व तो हमारे बीच नहीं रहा। तो ऐसे कलाम साहब थे। ये मैंने ये संक्षेप में दूसरे पार्ट में उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताया। और भी बहुत कुछ बताने को है, लेकिन आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना या आगे सुनेंगे। मेरा तो विचार है कि इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट करने लायक हैं आपके बच्चों के। और बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इसको पीछे वाले भी एपिसोड देखिए मालवीय जी के, और ये भी देखिए आगे भी मैं और जिनको भी भारत रत्न मिल चुका है, मैंने एक विचार बनाया है कि जिनको भारत रत्न मिल चुका उनमें जो बहुत महत्वपूर्ण मुझको लगेंगे, मैं उनके बारे में एक एक करके वीडियो डालता जाऊंगा और आप लोग उसको देखें, लाभान्वित हों। यही मेरी अभिलाषा है। आप लोग शेयर करें ताकि बहुत से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। उचित लगे तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करिए कभी अगर अच्छा लगे तो। बाकी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।